10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The most important chapter, and that is your PGBP, जिसका फुल फॉर्म कहलाएगा क्या मनोज? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम नहीं है, ऑफ है। प्रॉफिट एंड, देखो लिखा ही नहीं रहा है, गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ऑफ है, ऑफ है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हम लोगों ने सेक्शन 14 देखा था। दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सैलरी ओवर, हाउस प्रॉपर्टी। आ जाता है तीसरा पार्ट, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे हम पीजीबीपी। हमारी अगर बिजनेस की इनकम होगी, अगर हमारी बिजनेस की इनकम होगी अगर हमारी बिजनेस की इनकम होगी तो वो टैक्सेबल किस हेड में होगी? पीजीबीपी की। अगर हमारी प्रोफेशन की इनकम है तो कहाँ टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। यानी बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी इनकम अराइज होगी वो हमारी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। अच्छा, हम लोग बार बार बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स। हम लोग कभी लॉस की बात नहीं करते। इनकम टैक्स में किसकी बात नहीं करते? लॉस की बात नहीं करते। इतनी मार खाओ, हम लोग लॉस की बात करते ही नहीं है। देखो ना, नाम है एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट। अगर लॉस की बात करते तो होता नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इनकम का मतलब केवल पॉजिटिव इनकम से नहीं होता, निगेटिव इनकम से भी होता है। गेन्स का मतलब पॉजिटिव गेन से ही नहीं होता, निगेटिव गेन से भी होता है। प्रॉफिट का मतलब केवल पॉजिटिव प्रॉफिट से नहीं होगा बल्कि निगेटिव प्रॉफिट से भी होगा। तो प्रॉफिट का मतलब केवल पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं बल्कि निगेटिव प्रॉफिट भी शामिल है। गेन का मतलब केवल पॉजिटिव गेन नहीं, निगेटिव गेन भी शामिल है। और इनकम का मतलब केवल पॉजिटिव इनकम नहीं, निगेटिव इनकम भी शामिल होती है। क्लियर है? इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट। एक्सपेंसेस या लॉस टैक्स एक्ट लिखने की जरूरत नहीं। पक्की बात? यानी हम जब भी इनकम, प्रॉफिट या गेन्स की बात करेंगे तो वहां पर लॉस, एक्सपेंसेस अपने आप शामिल हो जाएंगे। बिजनेस, मैं साल भर जो करूं बिजनेस है या कभी कभार करूं वो बिजनेस है? गलत बोल रहे हो। मैं साल भर बिजनेस करूं वो बिजनेस है या कभी कभार कर लूं वो बिजनेस है? दोनों बिजनेस है, दोनों बिजनेस है, दोनों बिजनेस है। मैं अचानक किसी के साथ एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लूं साल में, किसी एक मोमेंट पे, किसी एक मोमेंट में तुम्हारे साथ मेरा बिजनेस डीलिंग हो गया, दैट इज ओवर। उसके बाद मैंने पूरे साल में कोई बिजनेस नहीं किया, क्या ये प्रॉफिट पीजीबीपी में जाएगा? मैंने केवल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किया या एक मोमेंट में मैंने बिजनेस किया, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने प्रीवियस ईयर में बिजनेस ट्रांजैक्शन किया, क्या उससे अराइज होने वाली इनकम पीजीबीपी में जाएगी? अरे केवल एक मोमेंट पर किया, हाँ, उसे क्या फर्क पड़ेगा? आप बार बार करो या साल भर में किसी एक ट्रांजैक्शन को इफेक्ट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा सर, लीगल बिजनेस इसमें शामिल होता है या इलीगल बिजनेस, या दोनों?
तुम चोरी करोगे, किसी का पॉकेट मारोगे और उसके बाद इनकम टैक्स के पास जाओगे कि इलीगल बिजनेस मैं कर रहा हूँ, बताओ। और उसके बाद पुलिस में FIR लिखवा दे तो बिल्कुल सही है। यहां पर लीगल और इलीगल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स को इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि आप लीगल बिजनेस कर रहे हो या इलीगल बिजनेस कर रहे हो। आपको इनकम अराइज होती है, अगर आपका पेशा ही पॉकेट मारने का है तो आप दिखा सकते हो, उसमें भी हुनर की जरूरत पड़ती है, तो हुनर सब में नहीं होता। ठीक, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। यानी लीगल और इलीगल बिजनेस में यहां पर कोई फर्क नहीं है। इफ एनी इन बिजनेस प्रॉफिट हैज बीन अराइजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑन दैट, दैट्स इट। क्लियर? ईदर इट्स अ लीगल बिजनेस और फॉर्म ऑफ इलीगल बिजनेस। पहली चीज हम लोगों ने देखी, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होना जरूरी नहीं, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी नहीं। एक सिंगल ट्रांजैक्शन की इनकम भी हमारी पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो सकती है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लीगल और इलीगल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। इस चैप्टर का जो चार्जिंग सेक्शन है, जब हम लोगों ने सैलरी पढ़ा था तो उसका चार्जिंग सेक्शन था 15, जब हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा तो उसका चार्जिंग सेक्शन था, आज जब हम पीजीबीपी पढ़ रहे हैं तो उसका चार्जिंग सेक्शन है 28। पीजीबीपी का जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 28। पीजीबीपी का जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज योर सेक्शन 28। केवल इतना ही नहीं है कि कोई भी इनकम बिजनेस से अराइज हो जाए तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एक्ट में सेक्शन 28 को। देखिए ना, पूरे 8 पॉइंट दिए मैंने। कौन कौन सी वो चीजें हैं जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती हैं, सुनो इधर। सेक्शन 28 पहला पॉइंट बोलता ही है ये जो अभी अभी मैंने बोला, एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन, जिसमें केवल प्रॉफिट या गेन शामिल है, लॉसेस शामिल। अभी तो मैंने बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, तो लॉसेस भी तो ऑटोमेटिकली शामिल हो गए। तो एनी प्रॉफिट और गेन आर राइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी। जो बिजनेस या प्रोफेशन एसएससी कैरी ऑन करता है उससे कोई भी अराइज होने वाला प्रॉफिट या गेन, कितना सिंपल है। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी at any time during the previous year, at any time during the previous year, when a single moment transaction has a effect of having profit taxable under the head PGBP। clear? तो अगर आपसे कोई एक ट्रांजैक्शन सिंगल भी हो जाता है और उससे कोई इनकम अराइज होती है, वो भी हमारी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी, कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम, किसी भी एक सिंगल मोमेंट पर भी अगर आप बिजनेस कैरी ऑन करेंगे तो उस पर अराइज होने वाली इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? देख लो, लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पक्का? पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, ढंग से ध्यान देना, हम यहां इंपोर्ट एसएससी की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? इंपोर्ट एसएससी की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट एसएससी की बात कर रहे हैं। और इस एक्सपोर्ट एसएससी को कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से ये फायदे होंगे तो वो भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। सोचो ना, हम यहां केवल एक्सपोर्ट एसएससी को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। अगर किसी एक्सपोर्ट एसएससी को एक्सपोर्ट करने वाले, यहां से बाहर सामान भेजने वाले को अगर ये फायदे होते हैं तो वो फायदे भी पीजीबीपी में होंगे।
यानी अगर यहां पर ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो शायद इसकी टैक्सेबिलिटी किसी और हेड ऑफ इनकम में होती। मेरी बात समझना, अगर ये सेक्शन 28 के पॉइंट नंबर 2 में यहां नहीं होता तो ये कहीं और होता। उसको यहां लाने के लिए, स्पेसिफिकली शामिल करने के लिए हमने पॉइंट नंबर 2 ऐड किया। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 कहता है इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अरे सर, अभी तो आपने कहा एक्सपोर्ट एसएससी और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सही है, गलत क्या है? इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। सर बात हजम नहीं हुई, हुई क्या? नहीं ना, रीजन बताएं। ये है आपका पड़ोसी मुल्क, कौन सा? हाँ वहीं ध्यान जाएगा, कभी इस पर भी ध्यान दिया करो, चाइना। ये हैं आप, मतलब ये है आपका बांग्लादेश। चले, चाइना ने बोला अपने लोगों को जितना बर्बाद कर सकते हो करो, तुम लोग सामान यहां से यहां बेचो सस्ते से सस्ते दाम पर। क्लियर है? जितना बर्बाद कर सकते हो हिंदुस्तान को कर लो, उसका जितना मार्केट कैप्चर कर सकते हो कैप्चर कर लो। कोई दिक्कत है क्या? एक बार अगर हम लोग मार्केट कैप्चर कर लेंगे उसके बाद मनमाना दाम वसूलेंगे, है कि नहीं? पापा के साथ जाते हो, मम्मी के साथ जाते हो दुकान के पास तो खिलौने मिल रहे होते हैं, वहीं तुम लोग पैर पटकने लगते हो कि हमको तो ये खिलौना चाहिए, है कि नहीं? हम तुम्हारे नहीं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो पैर पटकने लगते हो, हमको तो यही खिलौना चाहिए। और खिलौना देखो चाइनीज़ होता है, चाई चू करने वाला। हाँ, तुम लोग का दिमाग किस पर जाता है? चाइनीज़ खिलौने पर पहले जाता है। दिखने में अट्रैक्टिव होता है, सस्ता होता है, भले जल्दी टूट जाए लेकिन दिखने में अच्छा होता है, चमक ज़्यादा होती है, लाइट वाइट ज़्यादा फेंकता है कि नहीं? मशीन गन खरीदते होते ना, हर जगह से लाइट जलती है, होता 25 रुपये का है, और हिंदुस्तान में उसी को खरीदो तो 500 रुपये का मिलेगा, 400 रुपये का मिलेगा, और उसमें भी लाइट फीकी फीकी जलती है। दोनों में फ़र्क है। तो बच्चे कहाँ ज़्यादा जाएंगे? जो अट्रैक्टिव होगा। चाइनीज़ रोबोट मिल जाते हैं 150-150 रुपये के खिलौने, और वही इंडियन खरीदो, इंडियन मेड तो 400-400, 500-500, 1000-1000 के मिलेंगे, है कि नहीं? तो लोग उसकी ओर अट्रैक्टिव होते हैं, मजबूरी है। अगर हमको कोई सामान मार्केट में 50 रुपये का मिल रहा है और उसी पर इंडियन मेड 200 का मिल रहा है तो मैं क्या खरीदूंगा? बट ऑब्वियस है कि मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो चाइनीज़ मेड खरीदूंगा। मैं खरीदते समय नहीं दिखूंगा अरे 150 बच रहा है। उसने ये चालाकी की, उसने अपने लोगों को कहा देख सामान 200 का है, हिंदुस्तान में 200 में मत बेचना, हमसे 150 रुपये ले लेना, क्या दिक्कत है? बर्बाद करो हिंदुस्तान को, इकोनॉमिकली उसको ख़त्म करो। जब सस्ते में दाम सब पर सामान मिलेगा तो यहाँ के लोग अपना बिजनेस बंद करेंगे। अरे कितना कंपटीशन करें भाई बगल वाले से, हमारा तो सामान ही नहीं बिक रहा, लॉस में जाएंगे और बिजनेस बंद। और जहाँ बिजनेस बंद हुआ उसके बाद वो अपना मनमाना दाम वसूलेगा। पहली तो चालाकी ये, ठीक है ना? अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि तू डाल में बात बेटा, तू 200 का सामान 50 में देने को तैयार है, हम खरीदने को तैयार हैं। ठीक, वही सामान अगर हम बांग्लादेश से खरीदते तो 80 में पड़ता, हम इससे नहीं खरीदेंगे, अब सस्ते में सामान खरीदेंगे और लोगों से बोल देंगे सस्ते में सामान खरीदो, इसमें कुछ और मैन्युफैक्चर करके इसी को ही सामान 60 रुपये में बेचो। यहां पर जो दाम आ रहा था सामान का 200 आ रहा था, यहां पर भी आ रहा था 200 रुपये का,
लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने कहा था एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने के लिए कि हम आपको छूट देते हैं, 150 रुपये माफ कर देते हैं, आप 50 रुपये में बेचो, 150 हमारी ओर से लो। आ तो रहा था सामान 200 में ना। हमने क्या किया, वही सामान 60 में खरीद कर उसमें कुछ और एडिशन करके उसी को ही सामान 80 में 60-70 में बेच दिया। नहीं समझे मेरी बात। अब वहां का बंदा, अगर चाइनीज बंदा चाइना में सामान बेचता है तो वही सामान 200 में बेचता है जो हमको वो 50 रुपये में बेचता है, और हम उसी का सामान खरीद कर थोड़ा जोड़ जाड़ करके उसी को 80 रुपये में बेच रहे हैं। लो बेटा, नहीं समझे? क्लियर है कि तुम्हारी चीज तुम्हीं पर भारी पड़ेगी। तूने हमको बर्बाद करने के लिए सोचा, हम कम है क्या? हम तुम्हारा ही सामान खरीदेंगे और तुम्हीं को बर्बाद करेंगे। क्लियर? ये है। जरा देखो अब किसको गवर्नमेंट को छूट देना चाहिए? जो एक्सपोर्ट कर रहा है, हाँ या ना? एक्सपोर्ट करने वाले एसएससी जो इंडिया में एक्सपोर्टर हैं, तो इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, यानी इन एक्सपोर्टर को हमने इंपोर्ट करने की कोई छूट दे रखी थी कि तुम लोग को जितना सामान इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पर कहां से छूट मिलती है भाई? इंपोर्ट तो महंगा होना चाहिए। अरे हमें अपने देश के लोगों को बचाना है, हमें अपने देश के लोगों को बचाना है, जो यहाँ के बिजनेस है उनको बचाना है, सेव रखना है। तो वहां से सामान ऐसे कैसे सस्ता खरीद लोगे? अगर हिंदुस्तान में कंजम्पशन के लिए खरीदोगे तो कस्टम ड्यूटीज पड़ेंगी, डिफरेंट टाइप की कस्टम्स ड्यूटीज देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप कह दो कि चाइना से सामान खरीद रहे हैं, चाइना को ही बर्बाद करेंगे, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहती है करो ना, हम आपको इंपोर्ट लाइसेंस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इंपोर्ट लाइसेंस दे देते हैं। आपको सामान खरीदना है, आप हमसे लाइसेंस ले लो, लेकिन हाँ बशर्ते आप उस इंपोर्ट लाइसेंस से जो सामान खरीदेंगे उसका एक ही पर्पज होगा। वो क्या होगा कि जो सामान बनकर तैयार होगा उसको आप क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, हिंदुस्तान में नहीं बेचेंगे। इससे चीज खरीद करके इसी को बर्बाद करेंगे, या इससे चीज खरीद करके इसको बर्बाद करेंगे। बात समझना? क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ में आया? तो हमने हर एसएससी को छूट नहीं दी, केवल एक्सपोर्ट करने वाले एसएससी को छूट दी। वो भी किस चीज पर? इंपोर्ट करने पर। अब देखो इंपोर्ट के लिए सिस्टम समझ में आया होगा। क्या किया होगा जरा देखो। हमको गवर्नमेंट ने कहा कि सामान आपको 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है, साल भर में हम तुम्हें परमिशन देते हैं 5 लाख किलोग्राम सामान आप खरीद सकते हो चाइना से, और अगर आप हिंदुस्तान से ये सामान खरीदते तो आपको कितने में पड़ता? 30 रुपए पर केजी के हिसाब से। और मेरा पर्पज है सामान को खरीद करके उसको फिर एक्सपोर्ट करना, इंडिया में यूज नहीं करवाना, नहीं तो हिंदुस्तान के सामान खराब होने लगेंगे, डोमेस्टिक हमारे जो इंडस्ट्री है वो बर्बाद होने लगेगी। उसको नहीं करना ना, खरीद करके फिर सेल करना है आउटसाइड इंडिया। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपको 5 लाख किलोग्राम का सामान खरीदने की परमिशन देते हैं 20 रुपए के हिसाब से। लाइसेंस दे दिया हमने। अब 5 लाख किलो एक साथ तो खरीदा नहीं, मैंने 2-2 लाख करके 2 बार में खरीदा और 10-10 रुपए का फायदा कमा लिया। बचा 1 लाख किलो और, जिसको अभी खरीदना बाकी था। कितने रुपए में? 20 रुपए में। और इंडिया से खरीदते तो कितने में पड़ता? यानी मैं 10 रुपए के हिसाब से इस 1 लाख किलो पर 10 लाख रुपए का फायदा कमा सकता हूं अभी भी। और ये फायदा आखिर मेरा क्या होता? पीजीबीपी। आखिर सामान का दाम सस्ते में पड़ता है, आता परचेज सस्ते में है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? पीजीबीपी। अगर हम कोई सामान खरीदें सस्ते में तो परचेज होगा सस्ते में, परचेज अगर सस्ता होगा तो ट्रेडिंग आपका प्रॉफिट क्या करेगा? बढ़ाएगा। पक्की बात है ना? तो यहां पर 10 लाख रुपए अभी और प्रॉफिट होने वाला था मेरे बिजनेस में। यानी मेरे लाइसेंस बचे हुए थे 1 लाख किलो के। मेरा दोस्त आया, उसने कहा एक काम कर, ये लाइसेंस तू हमको बेच दे, ये लाइसेंस तू हमको बेच दे, आगे का काम मैं संभालूंगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी एक्सपोर्ट करता है। मैंने इसको सामान, ये लाइसेंस बेच दिया, 1 लाख किलो का राइट ये सामान का खरीद लिया। मैंने इससे 2 रुपए ले लिए। कितना ले लिया? 2 रुपया पर केजी के हिसाब से। यानी अब हमें ये 2 लाख रुपए देगा और सामान 20 रुपए के हिसाब से खरीद लेगा। बताओ जो मुझे 2 रुपए मिला, 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, वो किस हेड में जाना चाहिए? बट ऑब्वियस है, अगर ये यहां नहीं होता तो शायद कैपिटल गेन में होता। कैपिटल एसेट मानते हुए, लाइसेंस कैपिटल एसेट होती है, लेकिन उसको वहां शामिल नहीं किया गया, यहां शामिल किया गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, अगर हम इंपोर्ट लाइसेंस को सेल कर दें और उससे होने वाला प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट किसका कंपनसेशन है? इसी का तो कंपनसेशन है। जो 10 लाख रुपए हम गंवा रहे हैं उसी का 2 लाख रिकवरी है। तो गंवा तो कुछ नहीं रहे हो, 2 लाख रिकवरी हो रही है उसके अगेंस्ट में।
तो दैट इज योर पीजीबीपी, दैट इज योर बिजनेस इनकम। क्लियर है? अब कहानी पूरी क्लियर हुई। तो इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। दूसरा है ड्यूटी ड्रॉबैक। ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है सर जी? सामान मैंने खरीद लिया, महंगे पे, 1 लाख किलो मैंने सामान खरीदा 20 रुपए में। अगर मैं हिंदुस्तान से खरीदता तो 30 रुपए का खरीदता। गवर्नमेंट ने क्या किया, चालाकी की 10 रुपए का हम पर टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी। तो सामान तो हमें उतने में ही पड़ा, 30 रुपए में। क्लियर है? यहाँ 8 रुपए, 28 रुपए, कोई ज़्यादा फायदा तो मिला नहीं मुझे। मान लेते पूरा 10 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, 30 रुपए का सामान हो गया, गवर्नमेंट खुश हो गई। लेकिन जब मैं खरीद रहा था तब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इस सामान का करूंगा क्या। बात समझना, मैंने सोचा था सामान को बेचेंगे, लेकिन अचानक विदेश से एक ऑर्डर आ गया, फॉरेन ऑर्डर आ गया, और मुझे सामान को बना करके विदेश में बेचना पड़ा। अब तक तो ये था, पहले से ही कसम खा लेते थे, कसम खाओ कि जो सामान खरीद रहे हो उसको तुम विदेश में ही बेचोगे। लेकिन अब यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सामान तो खरीद लिया, ये नहीं मालूम था मैं उसको सेल कहां करूंगा। बाद में एक ऑर्डर आया फॉरेन से, मैंने सामान को एक्सपोर्ट कर दिया। अब बताओ, विदेश में सामान तुम बेच रहे हो, सामान सस्ते में होना चाहिए, महंगे में होना चाहिए? सस्ते में होना चाहिए। विदेश में सामान बेच रहे हो दूसरों के मुकाबले, कैसे टिक पाओगे इंटरनेशनल मार्केट में जब तक तुम्हारा सामान दूसरों के मुकाबले में सस्ता और अच्छा नहीं होगा। तुम लोग जो चीनी खाते हो, तुम लोग चीनी खराब खाते हो। अच्छी वाली जो चीनी होती है, मोटे दाने वाली, वो तो विदेश में चली जाती है। तुम लोग जो चाय पत्ती खाते पीते हो यहाँ हिंदुस्तान में रह के, वो खराब चाय पत्ती पीते हो, चाय। वो जो अच्छे दाने वाली चाय होती है वो तो विदेश में एक्सपोर्ट हो जाती है और सस्ते में होती है। वही चाय अगर हिंदुस्तान में खरीदे तो 1000 रुपये किलो मिलेगी। वही चाय अगर यहाँ से आप विदेश में बेचते हो तो 300 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हो। मालूम है ये बात? नहीं मालूम तो आज समझ लो कि तुम लोग की गवर्नमेंट तुम्ही लोगों को कैसे करती है। सोचो, अच्छी अच्छी चीज़ें विदेश में, अरे इंटरनेशनल मार्केट में अगर टिकना है तो सामान आपका दूसरों से अच्छा होना चाहिए और दूसरों से सस्ता होना चाहिए, नहीं तो कौन खरीदेगा आपका सामान? कौन खरीदेगा बताओ ना? तो जो अच्छी चाय पत्ती है वो तो चली गई विदेश में, जो अच्छी चीनी है वो तो चली गई विदेश में, स्क्रैप बचा हम लोग खा रहे हैं। देखो इधर, तो कहने का मतलब ये है कि 30 रुपए का सामान तुम लोग महंगे में नहीं, सस्ते में बेचोगे दूसरे देश में। अब सामान तो महंगा हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया तो सामान 30 रुपए का हो गया। अब मुझे इसको सेल करना है आउटसाइड इंडिया, तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। गलत है या नहीं? अगर हमें विदेश के मार्केट में टिकना है, फॉरेन मार्केट में अगर दूसरे देशों में अगर अपना सेल बढ़ाना है तो मुझे सामान का दाम क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये हमारी गवर्नमेंट है जो हमारा सामान महंगा करवा कर ये बेचो, कैसे बेच पाएंगे? दूसरा आदमी आ रहा है, सामान यही 25 रुपए में बेच रहा है, मुझे तो 30 रुपए की लागत ही आ रही है, 30 रुपए की तो कॉस्ट ही है, तो मैं 25 पे कैसे बेच दूंगा? तो गवर्नमेंट ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपने सामान एक्सपोर्ट करना है और आप सामान खरीद चुके हैं, टैक्स दे चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं। कस्टम में पढ़ोगे तुम लोग, कस्टम ड्यूटी जब पढ़ोगे, कस्टम एक्ट पढ़ोगे, तो उस समय हम तुम लोग को बताएंगे एग्जैक्टली ड्यूटी ड्रॉबैक कब कवर की जा सकती है। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही समझना, ठीक है, कि हाँ ये 10 रुपये हमको वापस हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? इसी को जब टैक्स पे करके वापस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर? बोलो भाई, कहां टैक्स लगेगा? किस हेड में ये इनकम जाएगी जो वापस टैक्स मिलेगा? अरे जब सामान खरीदा था तो हमने लिख लिया था ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में 30 रुपए का सामान खरीदा 1 लाख किलो, हाँ या ना? अब 10 रुपए वापस हो रहा है तो इसी का तो दाम कम हुआ, या यही तो फायदा हो गया? कम करो या प्रॉफिट बढ़ा दो, बात तो वही पड़ी। मान लो गवर्नमेंट ने हमको 8 रुपए वापस कर दिया तो ठीक है, इनकम मान लो ना, बोलो इनकम हो जाएगी ड्यूटी ड्रॉबैक में, क्या दिक्कत है? यहां परचेज की कॉस्ट कम कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तब भी दोनों काम कर सकते हो। कहने का मतलब ये, इन केस ऑफ इन एक्सपोर्ट एसएससी 2 पॉइंट, पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, दूसरा ड्यूटी ड्रॉबैक, तीसरा कैश असिस्टेंस। गवर्नमेंट कहती है तुमने विदेश से सामान नहीं खरीदा? मैंने कहा नहीं, तो खरीदे होते सस्ते में। मैंने कहा मिल ही नहीं रहा था सस्ते में, अब सामान तो मुझे बेचना है सस्ते में, तो मैं क्या करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तू सामान बेच, जितने में सामान बेचेगा 20% कैश हमसे ले लेना।
हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि तुम जितने में सामान बेचोगे उसका 20% तुम हमसे कैश ले लेना, बात खत्म। ड्यूटी की तो वापसी की तो बात ही नहीं है। समझ में आई बात? सामान हिंदुस्तान के ही आइटम से बनाया गया, विदेश से खरीदे नहीं, कोई कस्टम ड्यूटी लगी नहीं, तो न तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस आया, न तो ड्यूटी ड्रॉबैक आया। लेकिन अब सामान हिंदुस्तान के ही सामान से बना है और उसको विदेश में एक्सपोर्ट करना है सस्ते में, क्या करें? गवर्नमेंट हमको कैश इंसेंटिव दे देगी, जिसको हम कहेंगे कैश असिस्टेंस या कैश इंसेंटिव। हो सकता है ना? आखिर इससे क्या मेरा बढ़ेगा? प्रॉफिट, पीजीबीपी। अब क्लियर है? तो इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, DEPB, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। ये क्या होता है? हुआ क्या, गवर्नमेंट ने हमसे कहा देख तू एक्सपोर्टर है, मैंने कहा है। गवर्नमेंट ने कहा तू बार बार ड्यूटी पे करेगा, हमें देखा नहीं जाएगा, तू बार बार ड्यूटी पे करेगा, उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक लेगा या फिर कैश असिस्टेंस लेगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। तू रेगुलर एक्सपोर्टर है, एक काम करते हैं, हम तेरे नाम से एक पासबुक बना देते हैं। जैसे तुम लोग के हाथ में तुम्हारे पास पासबुक है और उसमें लिखा है 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, हाँ है ना? गवर्नमेंट ने कहा हमसे ये पासबुक ले लो, तुमने कुछ जमा नहीं किया और इसमें लिखा हुआ है 5 लाख, तो अब बताओ वो 5 लाख तुमको मिला या नहीं? बैठे बैठे मिल गया। गवर्नमेंट ने कहा तुम हमको ड्यूटी देते फिर बाद में वापसी मांगते, तो एक काम करो, हम 5 लाख रुपए का तुमको क्रेडिट पहले से ही दे देते हैं, ये 5 लाख रुपए रखो, जितनी ड्यूटी देनी हो इसी में से माइनस करते जाना, देना तो है ही नहीं कुछ ना। नहीं समझे मेरी बात? समझना, हमको गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए का एक पासबुक दे दिया, मान लो मेरी जेब में 5 लाख रुपए का एक पासबुक आ गया, तो मेरे हाथ में 5 लाख रुपए आ गया कैश। वो गवर्नमेंट ने हमको यूज करने के लिए नहीं दिया था, कहा था जितना टैक्स बने वो इसी पासबुक में से देना। तो एक तरह से न तो गवर्नमेंट से हमको मिला, मेरी जेब से कुछ गया ही नहीं। तो जितनी ड्यूटी अब जानी होगी उस 5 लाख रुपए के पासबुक से जाएगी। अगर वो पासबुक नहीं होता तो मेरी जेब से जाता और मेरा कॉस्ट बढ़ जाता, हाँ या ना? हम एक्सपोर्ट क्या करते? गवर्नमेंट ने हमको 5 लाख रुपए का एक पासबुक दे दिया, कहा जितनी ड्यूटी बने इसी में से दो, तो मेरा कॉस्ट क्या हो गया? 5 लाख से कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो बताओ ये 5 लाख रुपए का पासबुक मेरे पास पड़ा हुआ है, यानी मेरे पास क्रेडिट लेने के लिए पड़ा हुआ है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। हमको 5 लाख रुपए का क्रेडिट मिल गया, डेबिट मिल गया। हमको 5 लाख रुपए का क्या मिल गया? डेबिट मिल गया, एंटाइटलमेंट मिल गया, मेरे लिए एक एसेट हो गई। हमने इसमें से 3 लाख रुपए ड्यूटी पेमेंट करनी थी, मैंने 3 लाख रुपए की ड्यूटी पेमेंट कर दी और इसी पासबुक में से पेमेंट की, मेरी जेब से तो कुछ गया ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने दिया था, गवर्नमेंट की जेब से ही निकला, माइनस हो गया उसमें से, बात खत्म, हाँ या ना? अब बचा 2 लाख रुपए का पासबुक। कितने की पड़ी हुई है मेरे पास? 2 लाख रुपए की। मैंने इस पासबुक को इसको बेच दिया 50,000 में कि तुझे एक्सपोर्ट करना है, आगे ले जा, हम तुझे इंटाइटलमेंट देते, अब जितना भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बनेगी तू इसमें से ले लेना। अब बताओ जो 50,000 मुझे मिला इस पासबुक को सेल करने पर, ये कौन सा प्रॉफिट है मेरा? सोच नहीं, एक तरह से लाइसेंस ही तो हुआ, हाँ या ना? क्लियर है? बोलो भाई। तो ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, और ये सारी डिटेल में चीज़ें समझ में आई। अभी तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जब तुम लोग CA फाइनल में पहुँचोगे तो DEPB के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई जाएंगी, कैसे रखा जाता है, PLA रजिस्टर क्या होता है, कैसे रखा जाता है, हर चीज़ बताई जाएगी CA फाइनल में। फिलहाल इतना ही समझो कि दिस इज लाइक अ पासबुक। क्लियर? अब समझ में आया? कितनी चीज़ें बताई एक्सपोर्ट एसएससी में? मैंने 4। इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। एक और है रेलिंक्विशमेंट का, अभी हम छोड़ देते हैं उसको। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3। इन 2 में अभी तक कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। हम लोगों ने सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन में अभी तक दूसरे पॉइंट पर हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, एंड लास्ट बताया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। आते हैं थर्ड पॉइंट पर। बोलने दो, हुआ क्या? ये बंदा निरमा कंपनी का एजेंट है, ठीक है ना? और ये निरमा कंपनी का एजेंट है, महीने भर में 50 लाख की सेल करता है। हो सकता होगा? क्लियर? ज़्यादा है सेल या कम? अच्छा, तुम ही बता दोगे एवरेज है। कंपनी इसके काम से दुखी हो गई और उसने मुझे अपॉइंट किया एज एन एजेंट, और मैंने 1 महीने के अंदर कंपनी को 5 करोड़ की सेल दे दी। अब बताओ एवरेज था या गंदा था? अब समझ में आई बात? कंपनी बड़ी खुश। अब मैं थका मांदा घर लौटा, डोर में चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला, पैर पे कुछ लड़ा, लाइट ऑन की, नीचे देखा एक एनवलप पड़ा हुआ है। एनवलप उठाया मैंने, एनवलप खोला, कंपनी की ओर से था। लिखा था आपने हमारे कंपनी को उन ऊंचाइयों को दिया है जो कंपनी सोच रही थी, तो आप भी थोड़ा ऊंचे ऊंचे उड़िए। और ये हवाई टिकट है सिंगापुर, 3 दिन हो आइए, और 2 लाख रुपए का गिफ्ट वाउचर है, आप वहाँ से कोई भी सामान खरीद करके आ सकते हैं 2 लाख रुपए का। अब मेरी बाँछें खिल गई कि 5 लाख रुपए का इन चोखा चोखा प्रॉफिट हो गया। हाँ या ना? अब मैं गया हवाई यात्रा करके, ढेर सारी शॉपिंग करके, घर लौटा, चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला, पैर से कुछ लड़ा, लाइट ऑन की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस था। उसमें लिखा हुआ था कि 5 लाख रुपए बेटा आपने कमा लिया, ज़रा टैक्स भी ढीला करो, क्योंकि 5 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है। क्या ये सही है? बोलो, क्या ये सही है? क्या ये मेरा बिजनेस इनकम है? क्या ये मेरा बिजनेस इनकम है? ये हमारा बिजनेस इनकम है। उस 5 लाख को हमें अपने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जोड़ना पड़ेगा। पूछो ना क्यों? अगर हम अच्छा बिजनेस नहीं देते निरमा कंपनी को, 10 लाख रुपए का देते, तो क्या कंपनी हमारी आरती उतारती? हाँ बिल्कुल उतारती। विदाई भी लाई, विदाई की आरती उतारी जाती, भैया जाओ तुम। वो बंदा ठीक था। क्या हमको हवाई यात्रा करने की देती 5 लाख रुपए की? यानी अच्छे बिजनेस परफॉर्मेंस के कारण हमको ये बेनिफिट मिला। अगर मैं ये बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं करता तो शायद ये गिफ्ट भी ना मिलता। तो आगे वाला पॉइंट वही है, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स है या नहीं? एनी बेनिफिट और परक्विजिट आर राइजिंग फ्रॉम बिजनेस or exercising of profession is to be charged to tax under the head PGBP. Clear है? The value of any benefit or perquisites arises from business or exercises of profession is to be charged to tax under the head
पीजीबीपी। अब क्लियर है? आपको अपने बिजनेस और प्रोफेशन को एक्सरसाइज या परफॉर्म करने के कारण अगर कोई बेनिफिट मिलता है नॉन मॉनिटरी, तो वो भी टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने अब तक कितने पॉइंट देख लिए? बोलो। 3। पहला, एनी प्रॉफिट और गेन arising from business or profession carried on by the SSC at any time during the previous year. दूसरा, in case of an export SSC, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on sale of duty entitlement passbook. तीसरा, the value of any benefit or perquisites arising from business or exercising of profession. Clear हुआ? Fourth, key man insurance policy. पहले तो ये बताओ, क्या मैंने चैप्टर नंबर 1 जब तुम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ाया था की मैन इंश्योरेंस की डिटेल बताई थी? मुझे तो लगता है मैंने शायद नहीं बताई थी, और तुम लोगों ने शायद पूछा भी नहीं था कि ये होता क्या है। बताओ कितनी गलत बात है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हम चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देर आए नहीं, दुरुस्त तो नहीं आए। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, लौट के बुद्धू मतलब आए। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन का मतलब होता है चाबी, और मैन का मतलब आदमी। जो आदमी चाबी लेकर घूमता रहता है उसको हम कहते हैं की मैन। हाँ भाई, ऐसे कैसे हूँ? और अगर लेडीज लेकर घूमे तो की वीमेन। ऐसा कुछ नहीं है। की मैन का मतलब क्या होता है, ढंग से सुनना। कोई भी बंदा जिसके मेरे बिजनेस में रहने या न रहने से मेरे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होता है, वो मेरे लिए की मैन है। प्यून भी हो सकता है, प्यून भी की मैन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है वो इतने बढ़िया तरीके से पानी पिलाता हो, क्लाइंट बार बार आता है उसका आचरण देख कर। की मैन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ऑफिसर हो, एक डायरेक्टर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, कोई मैनेजर भी हो सकता है, प्यून भी हो सकता है। की मैन मतलब ऐसा बंदा जिसके बिजनेस में रहने या न रहने से मेरे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? की मैन। अब ऐसे की मैन के साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, या तो टपक लिया हो सकता है, या फिर हाँ बोलो, मेरे कंपटीटर ने उसको बुला लिया 5,000 रुपये ज़्यादा देकर। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इन दोनों केसेस में लॉस मेरे बिजनेस को होगा। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे बंदे का इंश्योरेंस करवा लेता हूं। क्या करवा लेता हूं? इंश्योरेंस। सर, क्या की मैन अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई का करवाता है, मान लो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया, कि अगर कल ये चला गया या फिर कंपटीटर के यहाँ चला गया तो मेरे बिजनेस को नुकसान होगा। मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, मुझे कितना मिला? अगर ये टपक गया है मतलब चला गया है, तब तो हम इसको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। हो सकता है मैं इसको 2 लाख रुपए दे दूं और 3 लाख अपने पास रखो। इसको देने का मतलब इसके घर वालों को, ठीक है? नहीं तो इसको देने के लिए तो हमें भी जाना पड़ेगा, तो है कि नहीं? और उसके बाद वापस आना पड़ेगा। तो 3 लाख और 2 लाख, बताओ किस हेड में टैक्सेबल होगा? मतलब जो भी मुंह से निकालोगे पीजीबीपी। अरे हमने तुम लोग को बोला था।
और ये सैलरी में जाएगा। और मैंने कहा था एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी में जाता है। जब देखो पीजीबीपी वही पढ़ा रहे हैं, पीजीबीपी, तो ये कहाँ जाएगा? सैलरी में। कहाँ जाएगा? और ये कहाँ जाएगा? सही बोले हो, पीजीबीपी। पक्की बात है ना, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा क्योंकि इसको नुकसान हो रहा था। जितना इसको मिलेगा पीजीबीपी, जितना इसने इसको दे दिया वो इसके हाथ में सैलरी में। चलो आगे थोड़ा कहानी बढ़ाते हैं। एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत नहीं, मुखिया, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल, और उसका ये एजेंट है। मैं निरमा कंपनी का एजेंट हूं और ये निरमा कंपनी है। अब याद आ गया होगा, ये निरमा कंपनी और मैं निरमा कंपनी का एजेंट। मैंने 5 करोड़ की सेल दी। बताओ मैं उस कंपनी के लिए कीमैन हूं या नहीं? हूं या नहीं? ये कीमैन था? नहीं था। मैं हूं। अब मुझे कुछ अगर हो जाए, भगवान न करे, 2 लाख रुपए कंपनी ने मुझे दिए या 3 लाख रुपए अपने पास रख लिए, मेरे रहने या न रहने से कंपनी को फायदा या नुकसान होता है? हो रहा है ना? तो अगर मैं नहीं रहूं तो 2 लाख रुपए का फायदा होगा ना मैं, और 3 लाख रुपए का फायदा किसको होगा? कंपनी को। बताओ ये कहां टैक्सेबल होगा? ये एजेंट, शाबाश, और ये शाबाश। क्लियर है? पक्की बात है। अगर बिजनेस है इसका तो पीजीबीपी, बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस। अगर बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग में मिला है तो पीजीबीपी, और अगर बिजनेस नहीं है तो, अब क्लियर है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर। चलो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। ये वो ठेकेदार है जिसको मैं बिजनेस देता हूं, ये 5 मंजिला बिल्डिंग बना दो, ये 10 मंजिला बिल्डिंग बना दो, ये पैसा ले लो, ये 50 मंजिला बिल्डिंग बना दो, और ये कॉन्ट्रैक्टर वो काम करता है। अब मैं ही इसको काम देता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया, भगवान न करे, तो इसको काम कौन देगा? है ना प्रॉब्लम? हाँ या ना? इसके लिए मैं कीमैन हूं ना, या मेरे लिए ये कीमैन है, ये भी हो सकता है। इसने मेरा इंश्योरेंस करवा लिया, 5 लाख रुपए मिला, 3 लाख इसने रखा, 2 लाख इसने। बताओ कहां जाएगा? इसका तो पीजीबीपी में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये अदर सोर्सेज में जाएगा। इसका कौन सा बिजनेस है? काम देना। ठीक है ना? बोलो भाई, हाँ या ना? अच्छा, अगर यहां तक समझ में आई बात तो सुनो। अब कभी भी कीमैन इंश्योरेंस का नाम आएगा तो हम लोग को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में। जब सैलरी चैप्टर में हम लोगों ने कीमैन का नाम लिया था सेक्शन 17(3) में, हाँ सेक्शन 17(3) में, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। पहला बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद आया? तो कीमैन यही वाला है, ये केवल इसकी बात हो रही है। सैलरी में हम केवल इसकी बात करेंगे। क्लियर? और जब पीजीबीपी की बात आएगी तो कुछ भी हो सकता है। ये बोलो ना, हम इनकी बात कर रहे हैं, ये भी आ सकता है। और जब अदर सोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो उस समय जब कीमैन की बात आएगी तो हम इसकी बात कर रहे होते हैं। अब क्लियर हुआ? पक्का? तो अब हम लोग को तो कोई फंसा नहीं सकता कीमैन इंश्योरेंस के केस में। नोट कर लो थोड़ा जल्दी।
हटा सकते हैं। समझ में आया? चलो भाई, मैंने अब तक पीजीबीपी में कौन कौन से पॉइंट देखे? पहला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड बताया, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस ड्यूटी ड्रॉबैक कैश रेजिस्टेंस रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। थर्ड बताया, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रोफेशन, हाँ या ना? और फोर्थ मैंने बताया, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। फिफ्थ पॉइंट जरा देखिए, क्या है सर फिफ्थ पॉइंट? सुनो ना, इधर देखना, ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। उसने अपना पीएल अकाउंट बनाया, जितना भी यहां नेट प्रॉफिट आया वो सारा का सारा किस हेड में टैक्सेबल होगा? कोई दिक्कत है? बड़ा आसान सा तरीका था। वॉट एवर द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टू बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? पार्टनरशिप बिजनेस है, हो सकता है। और इन लोगों ने अपना पीएल बनाया, नेट प्रॉफिट इतना दिखाया, ये तो बट ऑब्वियस है कहाँ टैक्सेबल होगा। लेकिन केवल कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई। अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो सैलरी टू पार्टनर्स गया होगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स गया होगा, बोनस टू पार्टनर्स गया होगा, कमीशन टू पार्टनर्स गया होगा, हाँ या ना? अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता तो ये तीनों कहाँ ऐड हो गया होता? ठीक है ना? चलो मारो गोली अभी इसको। पार्टनर को मिलने वाली सैलरी कहां टैक्सेबल होगी? इंटरेस्ट मिलना है पार्टनर्स को, कहां टैक्सेबल होगा? बोनस मिलना है पार्टनर्स को, कहां टैक्सेबल होगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पूरा का पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अगर ये पार्टनर्स नहीं होते तो ये सारा का सारा प्रॉफिट जुड़ा होता यहां पे, और सारा का सारा प्रॉफिट कहां टैक्सेबल होता? अब भी वही करो ना, पैसा इन्होंने रखा या बिजनेस में रहा, फायदा तो वह बात एक ही है। प्रॉफिट कहां से अराइज हो रहा है? बिजनेस और प्रोफेशन से, हाँ या ना? तो सैलरी जो पार्टनर्स को मिलेगी वो सैलरी में नहीं जाएगा, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। इस प्रॉफिट पर फर्म टैक्स देगी पीजीबीपी हेड में, इस सैलरी पर पार्टनर टैक्स देंगे पीजीबीपी हेड में, इस इंटरेस्ट पर पार्टनर्स टैक्स देंगे पीजीबीपी हेड में, इस बोनस एंड कमीशन पर पार्टनर्स टैक्स देंगे पीजीबीपी हेड में, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स और इन द हैंड्स ऑफ फर्म। बोलो ना। अब कहोगे सर फर्म का कौन सा हाथ होता है? यहां पर टैक्सेबिलिटी की बात की गई है। क्लियर? बोलो भाई। इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। किस हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। किस हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। अब जरा इसको हम एक लाइन में डिफाइन करते हैं, सुनो। एनी सैलरी, बोनस,
commission, remuneration, or any other thing, whatever the name is, received by partners from its partnership firm is very much chargeable to tax under the head PGBP in the hands of the partners. That's it. Any salary, bonus, commission, interest, or any other remuneration, whatever the name is, received or receivable by partners from its partnership firm is very much chargeable to tax in the under the head PGBP in the hands of the partners. तो हम इन तीनों की बात कर रहे हैं. क्लियर हुआ? बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बोलो ना. नहीं. हटा सकते हैं इसको. बोलो भाई. पॉइंट नंबर 6. अब समझ में आ रहा होगा कि इस सेक्शन का फ़ायदा क्या है. होता क्या है कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं इस सेक्शन को तो बहुत ही लाइटली वे में कर लेना घर पे. सेक्शन 28 हम लोग सेक्शन 29 से स्टार्ट करते हैं, तो आपका कंसेप्ट आधा रह जाता है. आधा तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो आगे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इस चैप्टर का इंटेंशन क्या है वो क्लियर नहीं हो पाता. हम डायरेक्ट सेक्शन 29 से पढ़ाते तो भी दिक्कत नहीं थी. एक क्लास पूरी बर्बाद की हम लोगों ने. किस में बर्बाद कर दी? तो हम तो करें बर्बाद कर ये सेक्शन 28 में बर्बाद कर दी. आबाद हुई. अब तुम लोग सीए फाइनल के बच्चों से भी फाइट कर सकते हो. ठीक है ना? आराम से फाइट कर सकते हो. फाइट करने का मतलब केवल हाथापाई से. अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट्स देखे? शायद 5 पॉइंट देखे. 2 पॉइंट और हैं तो 3, 2 तुरंत डिफाइन करने हैं. Any compensation due to or received on account of termination और modification. क्यों? In terms of a contract relating to any Indian company or other company. Termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company. चले आगे. क्यों हंस क्यों रहे हो? बोलो. टर्मिनेशन और मोडिफिकेशन इन टर्म्स, बात नहीं, इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट relating to any Indian firm or Indian agency. Point number 3. ये पॉइंट कवर नहीं है क्या इसमें? है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ये पॉइंट ही नहीं कवर है. अच्छा, अभी कवर कर दूंगा, चिंता न करना. क्लास के बाद तुम लोग नोट कर लो इसको पॉइंट में. एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय
any person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company. सर जी ये है क्या, पहले तो डिफाइन कर दीजिए। सुने, पहला पॉइंट देखते हैं। मेरा उसकी एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ, वो पीछे जो बैठा है सबसे, हाँ, उसकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम उससे हर महीने 2 लाख किलो सामान खरीदेंगे 1 रुपए के हिसाब से। ठीक, कितना? हर महीने कितने रुपए के हिसाब से? 1 रुपए के हिसाब से। चलो भाई 10 रुपए मान लो, बीमार हो जाओगे नहीं तो। हर महीने यानी मुझे 20 लाख रुपए का सामान खरीदना है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है दैट ही इज बाउंडेड टू सेल टू मी at least 2 lakhs kilogram of material and I am bounded to buy because there is an agreement between us and there is a clause which has been inserted in the agreement. किस तरह का clause insert किया गया है agreement में? लिखा हुआ है in case of a breach of a contract by either party, चाहे मैं breach करूं चाहे वो breach करे, तो breach करने वाली party will pay the compensation of rupees 2 lakhs। यानी टर्मिनेट अगर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को तो बेटा चल दो मत मानो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वो हमको देगा। अगर वो टर्मिनेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो 3 लाख देगा, मैं टर्मिनेट करूंगा तो मैं 3 लाख रुपए दूंगा। और अगर मॉडिफिकेशन होता है टर्म्स में, वो कहता है कुछ दिन बाद नहीं सर जी हम तो 10 रुपए में आपको दे ही नहीं पाएंगे, मार्केट में तो इसकी सेल 12 रुपए की हो गई है, तो अब उसको हर महीने 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसने कहा नहीं हम तो 10 रुपए में दे ही नहीं पाएंगे, रेट बढ़ाओ। मैंने कहा भाई साल भर का रेट फिक्स हो गया था 10 रुपए का हम दोनों के बीच में, अब अगर मॉडिफिकेशन करोगे तो हमको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दो, जो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर टर्म्स में मॉडिफिकेशन होगा, चेंज होगा, सुधार होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा यानी कि उसको ब्रीच करेगा वो 1 लाख रुपए का देगा मॉडिफिकेशन करवाने का। और अगर टर्मिनेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट कि आगे से हम आपको सामान ही नहीं देंगे और मैं कहता हूं मैं नहीं खरीदूंगा, तो जो ब्रीच करेगा वो 3 लाख रुपए का कंपनसेशन देगा। अब बताओ अगर इसने ब्रीच किया है तो मुझे 3 लाख रुपए देगा? देगा? मेरा कौन सा प्रॉफिट है वो? पीजीबीपी, सैलरी, अदर सोर्सेस, क्या है? पीजीबीपी, क्योंकि मुझे बिजनेस से प्रॉफिट होने वाला था, अब वो नहीं होगा। और जो प्रॉफिट नहीं होगा, जो लॉस हो रहा है, उस लॉस के अगेंस्ट ही ये 3 लाख की रिकवरी है, तो ये कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। अच्छा अगर इसने मॉडिफिकेशन करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट में और मुझे 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया मॉडिफिकेशन करवाने का, 10 के बजाय अब ये 11 रुपए में सामान बेचेगा, तो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। पक्की बात है? बिल्कुल ना। ध्यान देना, रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, अदर कंपनी, सॉरी, इंडियन कंपनी और अदर कंपनी। अदर कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी, मींस इंक्लूड फॉरेन कंपनी। अदर कंपनी का मतलब क्या लोगे भाई? कोई भी और कंपनी। अदर कंपनी का मतलब क्या लोगे? कोई भी और अदर कंपनी, यानी फॉरेन कंपनी भी इसमें शामिल हो सकती है, पार्ट बन सकती है। लेकिन दूसरे केस में कंपनी के अलावा अगर कोई एग्रीमेंट है, सुनो इधर, कंपनी के अलावा कोई एग्रीमेंट है किसके बीच में? एजेंसी के साथ, फर्म के साथ, तो वो फर्म इंडियन फर्म होनी चाहिए या इंडियन एजेंसी होनी चाहिए। एनी कंपनसेशन ड्यू टू or received by any person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, यहाँ फॉरेन फर्म या फॉरेन एजेंसी शामिल नहीं है। चलो ये 2 समझ में आया? पक्का ना? तीसरा पॉइंट देखा जाए। वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट। इन फेवर ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। सर जी ये क्या है? इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये है क्या। चलें, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? सेक्शन 28 कितना बढ़िया है, बढ़िया है ना? पहला हम लोगों ने देखा था एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड देखा था इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश रेजिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तीसरा देखा था द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी या परक्विजिट्स
अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रोफेशन, हाँ या ना। और फोर्थ देखा था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सारी चीज़ें बता दी। हम किसकी बात कर रहे हैं, पीजीबीपी वाले की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फिफ्थ देखा था ये, नहीं फिफ्थ हम लोगों ने और कुछ देखा था, एनी पार्टनर, सॉरी, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर remuneration whatever the name is received or receivable by a partner from its partnership firm is very much chargeable to tax under the head PGBP and not in the hands of the firm. That is very much chargeable to tax in the hands of the partners under the head PGBP. Clear? 6 हमने बताया था any compensation due to or received by any person from any other person on account of number 1 टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, यानी फॉरेन कंपनी भी शामिल है। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, फॉरेन फर्म और फॉरेन एजेंसी शामिल नहीं है। लास्ट बताया वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा। क्या है ये वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट, लिख लिया होगा। हुआ क्या, इस कंपनी के बारे में तो शायद जानते ही होंगे, है ना। जानते हो, रिलायंस कंपनी, इसने शुरू में जब रिलायंस इन्फो शुरू किया उस समय केवल मार्केट में BSNL और MTNL का ही राज्य था पूरे हिंदुस्तान में। क्यों हम आई बीच में लिख दे रहे हैं, MTNL, ठीक है ना। तो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, ये क्या थे, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थे। ये सेल करते थे टेलीफोन, आपको PNT नंबर दिया जाता था, आप ऐसे ऐसे करके घुमाते थे और 1 घंटे बाद कॉल पहुंचती थी, ठीक है ना। इमरजेंसी में तो कभी कॉल लगती भी नहीं थी, और कभी चिड़िया बैठ जाती थी खंबे पर तो बुलाना पड़ता था कंपनी वालों को कि भैया आओ, 2 दिन बाद आते थे, सही करते थे। रिलायंस आई, उसने कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसने रिलायंस दे दिया आपको हाथ में और आप मुट्ठी में बांध करके चलते थे, हाँ या ना। किसी को भी कॉल लगाना हो 500 रुपये में मोबाइल मिलती थी। कितने रुपए में नहीं मालूम ना तुम लोग को, 18,000 रुपये की मोबाइल 500 रुपये में दी थी उसने, शायद नहीं मालूम, शुरुआत यहीं से हुई थी। अब BSNL का सफाया शुरू हो गया, MTNL का सफाया शुरू हो गया, सारी कंपनियां पीछे। शुरू में तो नहीं जागी, लेकिन जब हालत ख़राब हुई तब उनको समझ में आया ये तो बहुत आगे बढ़ गया है कि नहीं। अब वो लोग नींद से जागे, लेकिन नींद से देर से जागे, देर हो चुकी थी। रिलायंस के पास 6, 7, 8 मान लो एक ग्रुप है मैनेजमेंट डिसीजन लेने का, 6 लोगों का, और मिल करके ये लोग पूरा डिसीजन लेते हैं, बात नहीं, मिल करके ये पूरा डिसीजन लेते हैं। अब गवर्नमेंट गई दौड़े दौड़े इनके पास, किसके पास, एक काम करो, रिलायंस का बोलो क्या काम है, एक काम करो, एक आदमी हमको दे दो, ये जो तुम लोग डिसीजन लेते हो ना बड़े अच्छे अच्छे लेते हो, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी है, एक बंदा हमको दे दो जो मेरे यहाँ मैनेजमेंट कर सके। तो रिलायंस ने कहा हम ऐसे कैसे दे दें, तो गवर्नमेंट ने बोला BSNL ऐसे नहीं, 50 करोड़ रुपया ले लो, एक आदमी दे दो। तो मैंने कहा मुझे लॉस होगा, तो उसने कहा 50 करोड़ दे तो रहे हैं, तो बताओ उस मैनेजर के वहाँ शिफ्ट अगर मैं करवा दूँ तो मुझे 50 करोड़ मिलेगा, और मुझे 50 करोड़ मिलेगा, मैं कहाँ टैक्सेबल करूँगा उसको, PGBP में, क्योंकि उस मैनेजमेंट के रहने से हमारे बिजनेस को फ़ायदा होता। अब वो फ़ायदा नहीं होगा, लॉस होगा, उस लॉस की रिकवरी कैसे हुई, कंपनसेशन के थ्रू 50 करोड़ की, हाँ या ना। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, और मैंने उस मैनेजर को उठाया, किनारे ले गया, मैंने कहा तू जा तो रहा है, जा, मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा, बर्बाद करके आ। तो नहीं समझे, उधर से भी 50 मिल गया और वो उधर गया उसको बर्बाद करके आया, वो भी मिल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने मैनेजमेंट को वेस्ट कर देता हूं इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, कर सकता हूं ना,
उससे मिलने वाला जो कंपनसेशन होगा कहां टैक्सेबल होगा? अब क्लियर है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट बचा, पॉइंट नंबर 7। Any compensation due to or received by any person for not any compensation due to or received by any person for not, क्या not? कुछ न करने के लिए मिला। मैं नटराज कंपनी हूं, मेरी पेन भी आती है, मेरी पेंसिल भी आती है, मेरा इरेजर भी आता है, मेरा शार्पनर भी आता है। ये अप्सरा कंपनी है, इसकी केवल पेंसिल आती है। कौन सी? अब इसने सोचा क्यों ना हम भी नटराज की तरह क्या करें, पेन बनाना स्टार्ट करें। इसने अनाउंस कर दिया मार्केट में कि अगले महीने से हमारी भी अप्सरा की पेन आएंगी। अब ये बात नटराज को पता चली, उसकी हालत पतली कि अब तक ये आया, इसने मेरे पेंसिल के बिजनेस में हाथ लगाया और शेयर ले गया, मार्केट शेयर ले गया। अब ये पेन के भी बिजनेस में आएगा, कुछ ना कुछ शेयर ले जाएगा। मैं तुरंत इसके पास दौड़ा गया। मैंने कहा, सुन मनोज, एक काम कर, तू नटराज कंपनी को जानता नहीं है, हमारी क्या हैसियत है तुझे मालूम नहीं, तू अभी नया नया है अप्सरा कंपनी मार्केट में। एक काम कर, पेन का काम बंद कर, नहीं तो पेन का काम बंद कर, नहीं तो। इसने कहा नहीं तो क्या, ले लेना 50 करोड़ नहीं तो क्या, ले लेना 50 करोड़। इसने कहा ठीक है दे दो 50 करोड़। मैंने इसको 50 करोड़ दिया और इसने अपना बिजनेस एक्टिविटी बंद की। वो क्लियर है? पूरा बिजनेस नहीं बंद किया, जैसे पेंसिल का चल रहा है, इरेजर का चल रहा है, पेन की इसने बिजनेस एक्टिविटी क्लोज कर दी। कितना रुपया लिया बताओ, किस हेड में टैक्सेबल होगा उसके लिए? मैं कंप्लीट बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना। कंप्लीट बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने की बात करेंगे तो कैपिटल गेन में चले जाना। हम यहां केवल बिजनेस एक्टिविटी को बंद करने की बात कर रहे हैं। फॉर नॉट, क्या नॉट? कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। फॉर नॉट, क्या नॉट? कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अब समझ में आई बात? पहला तो ये हुआ, पीजीबीपी समझ में आया, कहां जाएगा? दूसरा, बात तो बहुत पुरानी है, लगभग 2004-05 के आसपास की है, 1995-96 के आसपास की, 1994, 95, 96, अब याद नहीं है। उस समय एक बंदे ने अनाउंस किया था, उस समय केबल का ज़माना नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे, केवल एक दूरदर्शन आता था, और उसकी पूंगी जानते हो कैसे बचती है? जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो, दर्शन ही नहीं हुए होंगे कभी, दूर से ही दर्शन, दूरदर्शन। नहीं समझे? हाँ, दूरदर्शन दूर हो गया वो। सोचो, गवर्नमेंट का चैनल उस समय आता था, ऊपर से हम लोग एंटीना ठीक करते थे और चिल्लाते थे ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। होता था, हर 10 मिनट में हम लोग छत पे जाते थे, पिक्चर आती थी कोई बढ़िया, बीच में खर्रो, अरे एंटीना हिल गया होगा, कोई कौवा बैठ गया होगा, दौड़ो। तो कौवे को हटाने के लिए दौड़ते दौड़ते जाते थे छत पे, और कौवे को हटा करके बड़े खुश होते थे, ठीक चल रहा है। और तार जोड़ते थे, बूस्टर लगाते थे, फलाने ढिमा का कई काम होते थे। सब खत्म। लेकिन सोचो, उस समय एक बंदे ने चैलेंज किया, हिंदुस्तान के एक बंदे ने न्यूज़ चैनल पे आके कहा कि मैं पानी से पेट्रोल बना सकता हूँ। और ये बात आंधी की तरह, आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। हर चैनल पे, मीन्स दूरदर्शन पे, हर न्यूज़पेपर पे उसी का नाम।
अनाउंस हुआ रात को 8 बजे, दूरदर्शन पे आता था न्यूज़ चैनल, तो अनाउंस हुआ 8:30 बजे कि 8:30 बजे वो बंदा आएगा और चैनल पे डिस्क्राइब करेगा कैसे पानी से पेट्रोल बनाया जाता है। हम लोग भी चिपक गए, घर वाले सब लोग बैठ गए कि आज बताया जाएगा कि पानी से पेट्रोल कैसे, उसके बाद घर पे हैंडपम्प चलाएंगे तो पानी की जगह पेट्रोल निकलेगा, और उसके बाद दुबई कुवैत सब खत्म। हम लोग भी आस लगाए, सही की बात बता रहे, बैठ गए ऐसे देख रहे हैं चैनल। बंदा आया, हम लोग भी छोटे छोटे थे, पापा पापा सब बैठे, हम लोग को भी बैठा है, देखो कैसे है, कितना अच्छा होगा। बंदा आया, बैठा, पता नहीं क्या मिक्स फिक्स करने लगा, सर खुजाने लगा, फिर मिक्स फिक्स किया, सर खुजाया, उसके बाद कह रहा नहीं हो रहा क्या बोला? नहीं हो रहा। अब उस समय का जमाना, पब्लिसिटी स्टंट तो हो नहीं सकता है कि नहीं। अब फ्लैशबैक में चलते हैं, क्यों नहीं हो रहा। अब किसी ने बताया तो नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन उसमें हम लोग एक कहानी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एक सिस्टम बना के। कहानी यह है कि एक रात पहले, फ्लैशबैक में जाना, एक रात पहले वो सो रहा था, घर वालों से बात कर रहा था कि कल दूरदर्शन चैनल पर जाऊंगा, पानी से पेट्रोल ऐसे ऐसे बनाऊंगा, बन जा रहा था। दरवाजे पर खटखटा की आवाज़ आई, बाहर आया, दरवाज़ा खोला तो सारे शेख खड़े थे दुबई और कुवैत वाले बंदूक लेकर के। कहे बेटा, या तो ये 500 करोड़ अपनी जेब में रखो, या तो 50 रुपए की गोली खाओ। कल बताइयो मत, अगर बता दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, हम लोग का नुकसान हो जाएगा, हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये या तो 500 करोड़ रखो या तो 50 रुपए की गोली खाओ। उसने की बात तो सही है, 500 करोड़ मिल रहा है हमको, गवर्नमेंट कहाँ देने वाली 500 करोड़, 1 करोड़ नहीं मिलेगा। उसने 500 करोड़ रखा, अगले दिन भूल गया, क्या दिक्कत है। अब समझ में आई बात। ये पॉइंट नंबर 2 कुछ वही है। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट, किस लिए, ना करने पर उसको कुछ पैसा मिला ना, फॉर नॉट शेयरिंग, फॉर नॉट शेयरिंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फी और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स एक्सेट्रा। अगर हमको कोई कंपनसेशन मिल रहा है कि आप इन चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, हमको पैसा मिला कि आप अपनी इंस्टीट्यूट दूसरी जगह नहीं खोलेंगे, ये लो 5 करोड़ रुपए, मेरा कौन सा प्रॉफिट है, बिजनेस प्रॉफिट है कि नहीं। तो एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट शेयरिंग एनी पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स एक्सेट्रा। हो गया ना दूसरा, अब क्लियर है। तो एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फीस और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स इंक्लूड्स फॉर्मूला एक्सेट्रा। दैट्स इट। हाँ या ना, सबसे लास्ट पॉइंट है जो हम बिल्कुल नहीं बताने वाले आज। और जब मैं सेक्शन 35AD बताऊंगा तो उस समय मैं ये बताऊंगा ये है क्या, केवल मैं पढ़ देता हूँ ये दोनों लाइनें, और जब सेक्शन 35AD में डिस्क्राइब करूंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये क्या था। एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसफर और डिस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, या तो ट्रांसफर करो या तो तबाह कर दो या तोड़ फोड़ दो, ऑफ एसेट हुज कॉस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। सेक्शन 35AD में आने वाली किसी एसेट्स को आप डिस्ट्रॉय कर दें, डिमोलिश कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होगा दैट इज वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP। दैट्स इट। उस एसेट को ट्रांसफर करने पर, उस एसेट को डिमोलिश करने पर, उस एसेट को डिस्ट्रक्शन करने पर जो कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो हम कहाँ ले गए होते, कैपिटल गेन में, लेकिन अब उसको हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे। क्यों ले आएंगे वो हम डिस्क्राइब करेंगे जब सेक्शन 35AD पढ़ाएंगे तब। 9 पॉइंट बताए टोटल, हाँ या ना। एक बार पूरा बता दें, उसके बाद आज के लिए टाटा और बाय बाय। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। पहला बताया था, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
दूसरा बताया था इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश रेजिस्टेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ या प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। थर्ड बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। फोर्थ बताया था द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी मीन्स परक्विजिट्स, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। हाँ है ना, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट द बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रोफेशन। क्लियर। फिफ्थ बताया था एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, वॉट एवर द नेम इज रिसीव्ड बाय एनी पार्टनर फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म इज वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। नेक्स्ट बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other any company, relating to any Indian firm or Indian agency, or vesting of the management in favor of the government. Any compensation due to or received by any person for not carrying out any business activity in India, for not sharing any patent, copyright, franchise, license, fees, formula, etc., trademark or such type of commercial right, etc. लास्ट मैंने बताया सेक्शन 35A(D), एक कोई छूट रहा है क्या? इनकम ड्राइव बाय ए ट्रेड प्रोफेशनल, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ठीक है ना, अभी तुम लोग भी छोड़ दोगे उसको। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? घर जाओगे सेक्शन 28 देखो ना, था कितने लाइन का? 7, 8, 10 लाइन का था, और कितनी क्लास ले गया? पूरी एक क्लास ले गया। थैंक यू बच्चों।